एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी के बारे में बताएंगे। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी का मतलब है कि एनाल्जेसिक दवाइयाँ यानी दर्द निवारक दवाइयों का जो अत्यधिक उपयोग और लंबे समय तक जो उपयोग करते हैं अत्यधिक मात्रा में, उसकी वजह से जो किडनी पे इफेक्ट होता है, किडनी पे जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है, उस कंडीशन को एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। जैसे जो एनाल्जेसिक होती है यानी दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, उनका लॉन्ग टर्म यूज लंबे समय तक यूज करते हैं, एक्सेसिव या ओवरडोज के अंदर उसका जो यूज करते हैं, उसकी वजह से जो किडनी में डैमेजिंग इफेक्ट है वो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहलाता है। अब किन कंडीशन के अंदर हम लॉन्ग टर्म या एक्सेसिव यूज करते हैं उनका, जैसे किसी को जॉइंट पेन हो, बैक पेन हो, जॉइंट पेन हो, बैक पेन हो या हेडेक हो, सिर दर्द हो, इन कंडीशन के अंदर जनरली क्या करते हैं लोग, काफ़ी लंबे समय तक एनाल्जेसिक का उपयोग करते हैं और उनको डोज का भी पता नहीं होता। जैसे जॉइंट पेन है या बैक पेन है या हेडेक है, उसमें वो एक टेबलेट ले लेते हैं, अगर उससे भी रिलीफ नहीं आता 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि उनकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है और लगातार कई सालों तक उनका वो उपयोग करते रहते हैं, जिसके कारण जो है किडनी के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट होता है। इनकी क्या होती है, एनाल्जेसिक की जो है डॉक्टर के द्वारा एक फिक्स अमाउंट होती है कि इतने टाइम तक आपको वो एनाल्जेसिक इसमें यूज़ करनी होती है, उससे ज़्यादा करते हैं तो वो नुकसान ही करती है उसके अंदर। और कई बार इसमें देखा गया कि लोग क्या मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, एक से एनाल्जेसिक ले लेंगे, फिर दूसरे को दिखाने जाएंगे उससे एनाल्जेसिक ले लेंगे, तीसरे को दिखाएंगे उससे एनाल्जेसिक लेंगे, तो उससे क्या तीनों चारों का कंबाइंड इफेक्ट होकर उसका ओवर यूज हो जाता है, उसकी वजह से किडनी के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट हो जाता है। अब उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले किडनी की थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी, कैसे वो काम करती है, ताकि हम ये समझा सकें कि कैसे उसको एनाल्जेसिक उस फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। जैसे किडनी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जनरली देखो तो अपन एक सिंपली नेफ्रॉन में बना देता हूँ, ये इस प्रकार की होती है। अब इस नेफ्रॉन में क्या है कि यहाँ से ये किडनी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, किडनी के अंदर होती है। इधर से एक ब्लड वेसल्स आती है और इधर से वो ब्लड वेसल ऐसे निकलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। अब ब्लड क्या है, यहाँ से जाता है और यहाँ से वापस आता है। हम लोग देखते हैं कि इसका जो डायमीटर है ना वो ज्यादा होता है और इसका जो डायमीटर है वो कम होता है, इसलिए ब्लड यहाँ से होके जाता है और यहाँ से कम डायमीटर में से निकलता है। इस वजह से यहाँ पे एक दबाव पड़ता है, उस दबाव की वजह से जो है ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, ब्लड है वो फिल्टर होकर नीचे की तरफ चला जाता है, वो फिल्टर ब्लड आगे जाके यूरिन का रूप बनता है। अब इसको ओपन करे रखने के लिए, इस एफरेंट आर्टरियोल को वैसोडाइलेशन करने के लिए या ओपन करने के लिए एक केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, इस एफरेंट आर्टरियोल को ओपन करके रखता है, यहाँ पर वो वैसोडाइलेशन इफेक्ट दिखाता है, वैसोडाइलेशन इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है किडनी के अंदर है ब्लड नेफ्रॉन के अंदर जा सके, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो सके और अपनी जो GFR है वो बढ़ सके, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड है वो फिल्टर हो सके। अब जो हम एनासिड लेते हैं या एनाल्जेसिक लेते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ लेती है, वो क्या करती है कि इस प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करने के कारण इसके जो एफरेंट आर्टरियोल है उसके अंदर वैसोडाइलेशन इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। जब यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा
तो क्या होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी और यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन गिर जाएगा और जीएफआर भी गिर जाएगा। ये होता है इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस यहाँ पर रुक जाती है, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन और जीएफआर गिर जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जीएफआर गिरने और ब्लड सर्कुलेशन गिरने की वजह से जो किडनी की जो सेल्स होती है ना, उन सेल्स के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट के अंदर वहाँ पर ब्लड नहीं मिल पाता, इसलिए न्यूट्रिशन की वहाँ पर कमी आ जाती है और किडनी की जो सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि जो अपना यूरिन होता है, उस यूरिन के अंदर सेडमेंट आने शुरू हो जाते हैं। बस सेल डैमेज होगी ना, तो उस यूरिन में काफ़ी तरह की जो वेस्ट मटेरियल है या सेडमेंट जो किडनी की पोर्शंस है वो आने शुरू हो जाते हैं, सेडमेंट आ जाएंगे उसके अंदर। सेडमेंट में जैसे कई बार क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल्स आ जाते हैं, यूरिन में क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाते हैं। एक कंडीशन आती है नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन के अंदर कुछ प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, और एक बोलते हैं यूरिनरी कास्ट, यूरिनरी कास्ट में क्या आता है, इसमें आरबीसी हो सकती है यानी रेड ब्लड सेल आनी शुरू हो जाती है, डब्ल्यूबीसी आ सकती है, और इसमें किडनी की कुछ सेल्स है वो आना शुरू हो जाती है। ये सब होता है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, अब इसमें कौन से लोग हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी से वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, इसके बारे में बताते हैं। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में मेनली दो तरह के लोग इफेक्ट होते हैं, तो ओल्ड एज के लोग, दूसरा जिनमें पहले से किडनी की कोई प्रॉब्लम है, प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज, मतलब या तो ओल्ड एज के और प्री एग्जिस्टिंग जिनमें पहले से कोई किडनी की डिजीज है। ओल्ड एज वालों में क्या होता है कि वैसे ही उनमें एक तो क्या है, ओल्ड एज वालों में क्या होता है, वैसे ही उनमें एक तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण उनमें सर्कुलेशन कम होता है, ब्लड का किडनी में डिक्रीज सर्कुलेशन होता है। उस कंडीशन के अंदर अगर वो एनाल्जेसिक लंबे समय तक लेते हैं, ओवरडोज करते हैं, तो उसके अंदर उनका ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा कम हो जाता है और जीएफआर भी उनकी और ज़्यादा गिर जाती है। वही जो है वो किडनी के अंदर डैमेजिंग इफेक्ट होने का कारण बनती है। प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज की वो ऑलरेडी किसी किडनी की डिजीज से सफर कर रहा है, फिर भी वो एनाल्जेसिक यूज कर रहा है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो एनाल्जेसिक लंबे समय तक यूज करता है। अब इस कंडीशन का पता कैसे लगाएंगे? एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी यानी जो पेन किलर या दर्द निवारक दवाइयाँ लिखते हैं उनकी वजह से किडनी में नुकसान होता है, उसका डायग्नोज हम किस प्रकार से करेंगे? उसके लिए हमारे पास जनरली दो ऑप्शन है। एक तो हिस्ट्री, पेशेंट क्रोनिक एनाल्जेसिक यूज कब से कर रहा है, मीन्स कितने लंबे टाइम से वो पेन किलर दवाइयों पे है, दर्द निवारक दवाइयों पे है, उसके आधार पे हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये पेशेंट है उस बीमारी से सफ़र कर रहा है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी से। दूसरा, सीटी स्कैन किया जा सकता है। सीटी स्कैन में हमारे पास तीन कंडीशन आ सकती है। एक तो स्कैन करते हैं तो उसमें जो किडनी की साइज है ना वो नॉर्मल से कम हो जाती है अगर वो ज़्यादा समय से एनाल्जेसिक यूज कर रहा है। दूसरी पैपिलरी कैल्सिफिकेशन। पैपिलरी कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये किडनी है तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे कैल्शियम कैल्सिफिकेशन सोलिडिफिकेशन हो जाता है, तो उससे हमें को पता लगता है ये जो पोर्शन है कैल्सिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे, उससे पता लग सकता है कि ये जो पर्सन है वो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी से सफर कर रहा है। तीसरा है, इसमें इंटेंडेशन आ जाती है। इंटेंडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किडनी है ना, तो इस किडनी की जो बाहरी परत है ना उसमें ऐसे इंटेंडेशन आ जाती है, मेनली 3 या उससे ज़्यादा इंटेंडेशन आ जाती है। तो उस इंटेंडेशन से भी अपने को आइडिया लग सकता है कि जो पर्सन है वो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी से
जो सफ़र कर रहा है। इसमें एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी एंड पेन किलर्स का लंबे समय तक यूज़ करने से जो डिजीज है काफ़ी कई बार एंड स्टेज रीनल डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। एंड स्टेज रीनल डिजीज जिनके अंदर या तो डायलिसिस करवाना पड़ता है या फिर उसमें करवाना पड़ता है ट्रांसप्लांट। तो ये जनरली 3 से 5% चांस होते हैं कि जो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम डायबिटिक के बारे में स्टडी करेंगे कि डायबिटिक किस तरह है वो किडनी को डैमेज करता है, डायबिटिक इफेक्ट। थैंक यू।